1847 में एक आयरिश आर्टिस्ट जेम्स महोनी ने आयरलैंड के हालात की कुछ इस तरह से पिक्चर खींची। आयरलैंड की गलियां लोगों की लाशों से भरी हुई थी। माएं अपने भूखे बच्चों को सीने से लगाए रोटी के चंद टुकड़ों के लिए भीख मांग रही थी। हर तरफ गरीबी, भूख, मायूसी और मौत के साए मंडला रहे थे। आयरिश पोटैटो फैमिन, या जिसे द ग्रेट हंगर भी कहा जाता है, सिर्फ 7 सालों में 10 लाख आयरिश लोगों की जान ले चुका था। पूरे आयरलैंड की 11% आबादी इस फैमिन के नतीजे में मौत के मुंह में चली गई। ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि आज की डेट तक आयरलैंड की आबादी रिकवर नहीं हो सकी। इस कहत के गुजरने के बाद भी कई 100 साल तक आयरलैंड एक गरीब और बैकवर्ड कंट्री ही रहा। मगर आज अगर आप दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज की लिस्ट देखें तो आयरलैंड आपको दूसरे नंबर पर नजर आएगा। आयरलैंड को दुनिया की सबसे एजुकेटेड, अमीर और हैप्पीएस्ट नेशन कहा जाता है। आयरलैंड की इकोनॉमी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है कि चंद सालों में आयरलैंड दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन जाएगा। लेकिन आयरलैंड के पास ना तो नॉर्वे और कतर की तरह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल रिजर्व्स हैं, ना ही उसकी पॉपुलेशन सिंगापुर या लग्जमबर्ग की तरह छोटी है, और ना ही उसे स्विट्जरलैंड की तरह कोई तारीखी एडवांटेज मिला है। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? भूख और मौत के साए से निकलकर आज आयरलैंड इतना अमीर कैसे बन गया? आए जानते हैं सच ये है कि इस वीडियो में। चलते हैं 19वीं सदी में, जब आयरलैंड में जिंदगी इंतहाई मुश्किल थी। उस वक्त आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था, जो उसे अच्छा खासा एक्सप्लॉइट करती थी। आयरलैंड के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया जाता था। आयरलैंड की 90% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और आयरलैंड की करीबन 80% जमीन पर एक ही चीज उगाई जाती थी और वो थी पोटैटो, जिसे हम आलू भी कहते हैं। 17वीं सदी में आयरलैंड पोटैटो कल्टीवेट करने वाला यूरोप का पहला रीजन था। यही आलू वो चीज थी जिसकी वजह से आयरलैंड की आबादी पूरे यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ रही थी। 1700 में आयरलैंड की आबादी 3 मिलियन यानी 30 लाख थी और ये 100 सालों में बढ़कर 5 मिलियन हो गई। और फिर कहत आने से पहले 1840 में आयरलैंड की पॉपुलेशन 8 मिलियन तक जा पहुंची थी। सिर्फ 150 साल में 266% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और इसकी एक ही वजह थी और वो था पोटैटो। आलू की 1 एकड़ की फसल और गाय का दूध एक पूरी आयरिश फैमिली को पालने के लिए काफी था। और क्योंकि ये बड़ी आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता था और वो भी काफी बड़ी क्वांटिटी में, तो ये बहुत जल्द आयरलैंड की हर फैमिली का मेन फूड सोर्स बन गया। और यही चीज आयरलैंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली थी। आयरलैंड की सारी आबादी सिर्फ एक खाने पर डिपेंडेंट हो चुकी थी और इसीलिए जब 1845 में आयरलैंड में कहत पड़ा और आलू की फसलें तबाह होना शुरू हुई, तो लाखों के हिसाब से लोग मरना शुरू हो गए। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी और अभी तक आयरलैंड इसके इफेक्ट से बाहर नहीं निकल सका। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1840 में आयरलैंड की आबादी थी 8 मिलियन। 1845 में आयरलैंड में जबरदस्त फैमिन आया, जिसकी वजह से पोटैटो की करीबन 40% फसलें तबाह हो गईं और 1 साल बाद 1846 में आलू की सारी फसलें तबाह हो चुकी थी। आप अंदाजा करें कि आपके पास खाने की एक ही चीज हो और वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो क्या हशर होगा। इस सारे अरसे में ब्रिटिश एम्पायर ने आयरलैंड की बिल्कुल भी कोई मदद नहीं की। सिर्फ 10 सालों में 1845 से 1855 के दरमियान आयरलैंड की आबादी में से 30 लाख लोग कम हो गए। इस 30 लाख में से 10 लाख लोग भूख और बीमारी से मर चुके थे, जबकि बाकी 20 लाख लोग आयरलैंड छोड़कर अमेरिका की तरफ भाग गए। इतनी बड़ी इमिग्रेशन अमेरिकन हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी और इसीलिए 1860 में अमेरिका में 81% इमिग्रेंट्स आयरिश थे। ये इतना बड़ा लॉस था कि 200 साल गुजरने के बावजूद अभी तक आयरलैंड इस पॉपुलेशन गैप को दोबारा फिल नहीं कर सका। इसीलिए आयरलैंड आज यूरोप और दुनिया का वो अकेला कंट्री है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1840 की पॉपुलेशन से बहुत कम है। फैमिन तो 6-7 सालों में खत्म हो गया, मगर आयरलैंड के हालात खराब से खराब होते गए। 1922 में आयरलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर से आजादी हासिल कर ली, मगर 10 साल बाद ही उसे एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा जब 1932 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। आयरलैंड पहले ही बाकी दुनिया से कट ऑफ था और ब्रिटेन से उसके रिलेशंस वैसे ही ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जबरदस्त क्राइसिस का शिकार हो गई। इस ग्रेट डिप्रेशन में पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी सिवाय एक कंट्री के, और वो था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन नेशनलाइजेशन और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग से कट ऑफ था और इसीलिए इस क्राइसिस में उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
आयरलैंड के लीडर्स ने सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल को आयरलैंड में कॉपी करना शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनीज को नेशनलाइज किया गया, इंपोर्ट को बंद किया गया ताकि लोकल इंडस्ट्री को बचाया जा सके। मगर इस सब का आयरलैंड की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। आयरलैंड के पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं और ना ही बाकी यूरोप की तरह आयरलैंड में कोई बड़ी इंडस्ट्री थी। इसीलिए इंपोर्ट बंद करने से रॉ मटेरियल की मजीद शॉर्टेज हो गई और सिर्फ 10 सालों में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि 5 लाख और आयरिश आयरलैंड छोड़कर भाग गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां बाकी यूरोप तरक्की कर रहा था, वहीं आयरलैंड गरीब से गरीब होता जा रहा था। लेकिन ये सब अब बदलने वाला था। 1960 में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर शॉन लमैस ने मशहूर आयरिश इकोनॉमिस्ट टी.के. व्हिटेकर के साथ मिलकर फैसला किया कि अब फाइनली इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जो आयरलैंड की तकदीर बदलने वाला था। आयरलैंड में नेशनलाइज की गई कंपनीज को दोबारा प्राइवेट कर दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बाहर की कंपनीज पर से टैक्स रिक्वायरमेंट्स खत्म कर दी गई, इंपोर्ट खोल दी गई और सबसे बड़ा काम ये किया गया कि एक फ्री जोन बनाया गया जहां पर मौजूद किसी कंपनी से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। आयरलैंड ने सारे बड़े बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा करके इस फ्री जोन में एक एयरपोर्ट भी बनाया ताकि इस इंडस्ट्रियल एरिया को बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। इस जोन को शैनन फ्री जोन भी कहा जाता है और ये दुनिया का पहला मॉडर्न फ्री ट्रेड जोन माना जाता है। सिर्फ 6 सालों में इन पॉलिसीज का आयरलैंड की इकोनॉमी पर जबरदस्त इफेक्ट हुआ। जहाँ बाकी सारे यूरोप में बिजनेसमैन बढ़ते हुए टैक्सेस से परेशान थे, वहीं आयरलैंड जीरो टैक्स पॉलिसी की वजह से उन्हें जन्नत लगने लगा था। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग आयरलैंड में शिफ्ट करना शुरू कर दी। इन कंपनीज में इंटेल एंड डी बीयर्स भी शामिल थे। इकोनॉमिक सक्सेस के बाद आयरलैंड ने एम किया कि नेक्स्ट टारगेट है यूरोपियन इकोनॉमिक अलायंस में शामिल होना। इसी दौरान 1967 में आयरलैंड ने पूरे मुल्क में फ्री एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। अंडर ग्रेजुएट तक हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन मुफ्त थी। इवन के सेकेंडरी स्कूल्स की बुक्स तक का खर्चा गवर्नमेंट ही देती थी। आहिस्ता आहिस्ता आयरलैंड के हालात बदलना शुरू हो रहे थे, मगर फिर 1970s में आयरलैंड को एक और धचका लगा। 1970s में अरब इसराइल वॉर के बाद लगने वाली ऑयल सैंक्शंस की वजह से यूके और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमीज बुरी तरह हिल गईं। बैंक्स डिफॉल्ट कर गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गईं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। मगर इस दफा आयरलैंड ऐसे किसी क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार था। आयरलैंड ने अपने आप को बाकी यूरोप के मुकाबले में फेवरेबल बनाने के लिए कुछ और लॉज पास किए। इनकम टैक्स 20% से कम करके 10% कर दिया गया। एम्प्लॉइज को हायर एंड फायर करना आसान कर दिया गया। जहां बाकी यूरोप में बिजनेसेस को किसी भी एम्प्लॉय को निकालने के लिए एडवांस सैलरीज और नोटिस पीरियड जैसी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती थी, वहीं आयरलैंड में ऐसी सारी रिक्वायरमेंट्स हटा दी गईं और इसके नतीजे में कंपनीज की नजर में आयरलैंड एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री के रूप में सामने आने लगा। अगले 20 सालों में आयरलैंड ट्रांसफॉर्म हो चुका था। गुर्बत के साए छट रहे थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आयरलैंड में आ रहे थे। लेकिन इससे भी जबरदस्त चीज हुई 1993 में, जब यूरोपीय यूनियन ने सिंगल मार्केट अनाउंस कर दी, जिसके बाद से आयरलैंड लिटरली पूरी दुनिया के लिए ओपन हो गया। टैक्स फ्री पॉलिसीज, फ्रेंडली एनवायरनमेंट और जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से सारी दुनिया से बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस आयरलैंड में अपने ऑफिसेज सेटअप करने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 10 सालों में 1990 से 2000 के दरमियान आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.2% से 49.2% तक चली गई। इतनी कंपनीज के आने से बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो गयी। टैक्सेस कम थे, सैलरीज ज्यादा थी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती गई, लोग पैसा खर्चते गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती गई, डिमांड क्रिएट होती गई और कंपनीज आती गई और एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट लूप बन गया। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर पे खुली स्पेंडिंग शुरू कर दी। 2007 तक आयरलैंड यूरोप का तीसरा अमीर तरीन कंट्री बन चुका था। आयरलैंड की पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन से 40% ज्यादा थी। वही ब्रिटेन जिसने 150 साल तक आयरलैंड पर हुकूमत की थी, अब उससे बहुत गरीब था। ये होता है इंतकाम। काश इंडिया और पाकिस्तान भी ऐसे ब्रिटेन से इंतकाम लेते। आयरलैंड की स्टोरी में एक उम्मीद है कि हालात जितने भी खराब हो जाएं, देयर इज ऑलवेज अ वे अप। गरीबी किसी का मुकद्दर नहीं, ईमानदारी, मेहनत और प्लानिंग से कैसे भी हालात बदले जा सकते हैं। आज आयरलैंड पूरी दुनिया के लिए एक टैक्स हेवन है। 2015 में एप्पल ने $300 बिलियन के एसेट्स अमेरिका से आयरलैंड ट्रांसफर किए ताकि टैक्स को अवॉइड किया जा सके। एजुकेटेड वर्कफोर्स, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और लो क्राइम रेट वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आयरलैंड दुनिया के सारे बिजनेसमैन के लिए बहुत अट्रैक्टिव है और यही अट्रैक्टिवनेस उसे बहुत जल्द दुनिया का सबसे अमीर कंट्री बनाने वाला है। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।